हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी पर्सन सीरीज का दूसरा भाग, जिसमें हम 21 से लेकर 40 तक अगले 20% करेंगे। कल भी हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने शैक्षिक दृष्टिकोण के पहले 20% किए थे, जो कि आने वाले डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स हों या फिर ईएमआरएस के एग्ज़ाम्स हों या फिर इसके बाद जो भर्तियां आने वाली हैं जिनमें कि एनवीएस और केवीएस के एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी किसी से भी रिलेटेड हों, उन सब में टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि एरिक्सन के अनुसार डैश स्वयं की एक सुसंगत अवधारणा है जो लक्ष्यों, मूल्यों और विश्वासों से बनती है, जिसके लिए एक व्यक्ति ठोस रूप से प्रतिबद्ध होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पहचान, उतार चढ़ाव, संशोधन या फिर परिवर्तन। एरिक्सन को आई होप कि आप सबने पढ़ा होगा, अगर आपने बीएड के दौरान या जेबीटी के दौरान इनका जिक्र ज़रूर आता है, इनकी थ्योरी ज़रूर आती है। इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, आप सब जानते होंगे इस बारे में, है ना। तो इसकी 8 अवस्थाएं इनके द्वारा बताई गई थी कि जब बच्चे का मानसिक विकास शुरू होता है, उसके साथ साथ उनका सामाजिक विकास भी शुरू होना लग जाता है। इस प्रकार इन दोनों को उन्होंने एक साथ कंबाइन कर दिया और मानसिक और सामाजिक को एक साथ जोड़ करके उन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो जो हमारा अभी वाला प्रश्न है, इसमें उन्होंने पहचान की जो अवधारणा है, जो कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है, का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। ये 5वीं अवस्था, जिसका नाम है पहचान, ये एक बच्चे में 13 साल की उम्र से शुरू होती है और लगभग 21 वर्ष की आयु तक चलती है। इसमें बच्चे के सामने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। वो सोचना शुरू कर देता है कि वो कौन है, वो किससे रिलेटेड है, उसकी लाइफ उसे कहाँ लेकर जा रही है। वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहचान की कितनी स्थितियां होती हैं? देखिए, प्रश्न देखने में हमें लगता है कि बड़ा छोटा सा है, लेकिन अगर हमने नहीं पढ़ रखा तो हम पेपर में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो पहचान एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसके 4 भाग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, इसकी 4 परिस्थितियाँ होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यौन विकास के सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रसुप्ति अवधि की बात की है? ये आ गया एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यौन विकास के सिद्धांत में किसने प्रसुप्ति की अवधि का जिक्र किया? ये जिक्र किया था सिगमंड फ्राइड ने। तो हमारा ऑप्शन बनता है उत्तर ए, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कार्ल रोजर्स का मानना था कि सब अवधारणा अलग अलग हिस्सों से बना है। बिल्कुल बना है। गलत प्रकार के भाग की पहचान करें। तो इन चारों में से हमें एक ऑप्शन जो कि गलत होगा वो हमें छांटना है। कार्ल रोजर्स का नाम आपने सुना होगा कि ये अमेरिका के एक मनोचिकित्सक थे। इन्होंने सब अवधारणा की 3 अलग अलग परिस्थितियां बताई थी। उनमें एक थी आत्मसम्मान, एक थी स्वयं छवि और एक थी आदर्श स्वयं। यानी कि जो पहली तीनों परिस्थितियां यहाँ पर दी गई हैं, ये उनकी सब अवधारणा के अलग अलग हिस्से थे। और चौथा ऑप्शन जो बच गया, ये उनकी अवस्था में शामिल नहीं था।
तो हमें यहाँ पर गलत की पहचान करनी है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी, जो सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास डैश से शुरू होता है। देखिए फिर से आ गया छोटा क्वेश्चन, लेकिन जितना छोटा दिखता है उतना ही कठिन भी बन जाता है कई बार। ऑप्शन पढ़ते हैं कि विकास कब से शुरू होता है। बचपन काल की अवस्था से। दूसरा ऑप्शन कहता है बचपन काल के बाद। तीसरा ऑप्शन कहता है बचपन काल से पूर्व। और डी ऑप्शन कहता है प्रसव काल के पूर्व। अरे विकास तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही शुरू हो जाता है। तो हमारा उत्तर ना तो बचपन काल की अवस्था या उसके बाद या उससे पूर्व इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, प्रसव काल के पूर्व ही। हमारे अंग तो तभी समृद्ध और विकसित होना शुरू हो जाते हैं ना, जब बच्चा गर्भ में जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सी विधि है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए। यानी कि ऐसा कब होता है जब बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है और करते करते वो बीच में अटक जाता है, तो उसे टीचर के द्वारा हेल्प दी जाती है। इसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अधिगम, दूसरा है निकटवर्ती विकास का अक्षेत्र, तीसरा है अभिप्रेरणा और डी ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग। तो देखो ऐसे में बच्चों को जो सहायता दी जाती है जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, जो कि सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरी भाषा सीखने में बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का कौन सा कारक कम प्रभावी है। ये यहाँ पर काम नहीं आएगा, ये आएगा कम। तो पहले ऑप्शन पर चलते हैं, विद्यालय का माहौल। जब हमें दूसरी लैंग्वेज बच्चे को सिखानी है तो विद्यालय का माहौल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो सही है, ज़्यादा रोल होता है इसका, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। माता पिता की अच्छी शैक्षिक पृष्ठभूमि। अगर माता पिता दोनों पढ़े लिखे हैं तो वो अपने बच्चे के सामने जिस भाषा में बात करेंगे वो बच्चा उनकी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों को अच्छे से कैच कर लेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि। देखो बच्चे को हमें लैंग्वेज सिखानी है, अगर परिवार संपन्न होगा पैसे के मामले में, जब यहाँ पर वर्ड ही लिखा है आर्थिक पृष्ठभूमि, तो अगर परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो ये 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादा चांस होते हैं कि वहाँ पर उनकी लैंग्वेज में सरलता मिल सकती है, या वो अपने बच्चे को अपने आर्थिक बल पर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, अच्छी जगह भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पर ज़्यादा फीस हो, जिस कारण से कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे वहाँ पर ना जा सकें। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। डी ऑप्शन क्या कहता है, प्राप्त करने के लिए ज़बरदस्ती। देखो बच्चों को आप ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं सिखा सकते, और ये तो अब दूसरी लैंग्वेज की बात हो रही है। पहली लैंग्वेज तो बच्चा अपने आप सीख जाता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती करके बच्चे को दूसरी लैंग्वेज नहीं सिखा सकते। इसीलिए हमारा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी, पर्याप्त प्राप्त करने के लिए बच्चे के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, दूसरी लैंग्वेज आप उसे नहीं सिखा सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बचपन में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में पहल बनाम अपराध क्या है। तो चलिए इसका पहला भाग पढ़ते हैं। पहला भाग क्या कहता है। पहले भाग में कहा गया है कि यह एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का तीसरा चरण है। दूसरा भाग इसका क्या कहता है कि इस चरण में
बच्चे नैतिक आरक्षण के साथ लक्ष्यों का पीछा करने की इच्छा को संतुलित करते हैं, जो उन्हें पूरा करने से रोक सकता है। देखो, ये दोनों ही भाग बिल्कुल सही हैं। दोनों भाग एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड हैं। अगर आपने उनकी थ्योरी को, उनके सिद्धांत को पूरा पढ़ा होगा, तो उन्होंने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया था। 8 अवस्थाओं में ये तीसरी अवस्था थी, जिसमें पहल बनाम अपराध का वर्णन किया गया था। तो ये दोनों सही हैं। हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गलत मिलान की पहचान करें। एक ओर दी गई हैं कौन कौन सी थ्योरियां और दूसरी ओर दिए गए हैं उनके प्रतिपादक। पहला है सामाजिक रचनावाद। सामाजिक रचनावाद की थ्योरी तो वाइगोत्स्की ने दी थी, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ये भी बड़ा फेमस है, ये जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरे पर चलते हैं, संवेगात्मक बुद्धि, और उसके सामने लिखा हुआ है फेल्डर और सिल्वरमैन। क्या आपको ये सही लग रहा है? मुझे तो इसी में कुछ गड़बड़ लग रही है। फेल्डर और सिल्वरमैन ने तो सीखने की शैलियों की पहचान की थी कि बच्चा किन किन शैलियों से सीख सकता है, इसके लिए उन्होंने एक उपकरण बनाया था। तो संवेगात्मक बुद्धि का उनसे कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बहुप्रतिभा, ये सिद्धांत तो हार्वर्ड गार्डनर ने ही दिया था। तो इस प्रकार हमारा आंसर बन जाता है, क्योंकि हमें गलत मिलान की पहचान करनी है, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक शिक्षा की डैश धारणा संज्ञानात्मक विकास के अधिक लोकप्रिय पियाजे के सिद्धांत के विपरीत है। पियाजे ने जो विचार दिए थे, उनके विपरीत विचार सामाजिक शिक्षा की कौन सी धारणा में हैं? किसने उनके अपोजिट विचार दिए थे? तो ये दिए थे वाइगोत्स्की ने। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। वाइगोत्स्की के जो विचार थे वो जीन पियाजे के विचारों से लगभग विपरीत ही थे, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक में पहले विचार आते हैं, उसके बाद फिर भाषा आती है। लेकिन जीन पियाजे उसके उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कि बालक में पहले भाषा आती है और फिर विचार आता है। इस प्रकार दोनों के विचार एक दूसरे से उल्टे हैं। एक ने कहा कि बालक पहले भाषा सीखेगा और दूसरे ने कहा कि बालक पहले विचार सीखेगा। यहीं पर इनमें मतभेद था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वायत्तता के संदर्भ में स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह क्या है, ये हमें बताना है। इसके नीचे 2 भाग दिए गए हैं। पहला भाग क्या कहता है? यह मनोसामाजिक विकास में एरिक्सन की पहली अवस्था है। पहली अवस्था तो अगर मैं याद कर पा रहा हूँ, तो जो एरिक्सन का सिद्धांत था, उनकी पहली अवस्था जो जन्म से ही शुरू हो जाती है, वो तो मूल विश्वास और अविश्वास की अवस्था थी, जो कि शिशु अवस्था है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि स्वायत्तता और शर्म बनाम संदेह, ये ऐसा कुछ जो है, ये उनकी दूसरी अवस्था में आता है। फिर दूसरा भाग पढ़ लेते हैं। इसमें बच्चे स्व प्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण के बीच संतुलन हासिल करते हैं। ये पॉइंट उनका सही है। इस अवस्था में यही होता है। इसमें बच्चे स्व प्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण के बीच संतुलन हासिल कर लेते हैं। तो हमारा केवल दूसरा भाग सही है, तो हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। केवल 2 हमारा यहाँ पर सही है। ये पहली अवस्था नहीं है,
ये एरिक्सन के अकॉर्डिंग दूसरी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 32। 9 महीने के बाद जब बच्चे को माता के गर्भ से वातावरण में डाला जाता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? बिल्कुल इजी दिखने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, मिलते जुलते दिखते हैं, इस कारण कई बार गड़बड़ी हो जाती है। ए ऑप्शन कहता है अमूर्त संक्रियात्मक अवधि, बी ऑप्शन कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवधि, सी ऑप्शन कहता है शिशु अवस्था और डी ऑप्शन कहता है प्रसव पूर्व अवधि। देखिए, कई बार वर्ड अटपटे लगते हैं, लेकिन क्या करें, पेपर की लैंग्वेज ऐसी ही आती है, यही वर्ड लिखे हुए आते हैं। तो देखो, जब बच्चा 9 महीने के गर्भ अवस्था से निकलकर नेचुरल इन्वायरमेंट में बाहर आता है तो उसे हम कहते हैं शिशु अवस्था, जो कि बच्चे के जन्म से ही शुरू होती है। तो हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों के परिवेश के बारे में उसके ज्ञान को समझने के लिए इंद्रियां किस अवस्था में शिक्षक के रूप में कार्य करती हैं? बच्चों के परिवेश के बारे में, यानी कि उनके आसपास का जो क्षेत्र है, उनका घर परिवार, उसके ज्ञान को समझने के लिए इंद्रियां किस अवस्था में शिक्षक के रूप में उसकी हेल्प करने लग जाती हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय और डी ऑप्शन कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बनेगा, जब बच्चा अपने परिवेश के बारे में समझना शुरू कर देगा, तब उसकी हेल्प करेंगी, जो एक शिक्षक के रूप में उसे गाइड करेंगी उसकी इंद्रियां, ये होगा संवेदी पेशीय। उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। ये अवस्था एक बालक में उसके जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक बनी रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनोलैंगिक विश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सीधा ही पूछ लिया उसने कि मनोलैंगिक विश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। कई बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को अधिक जानकार व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए संकेत, सूचना या किसी भी प्रकार की अस्थायी सहायता को डैश कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले इसी सेशन में कर चुके हैं कि जब बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है तो बीच में वो अटक जाता है। अब हमें उसे लगातार सिखाना नहीं है, अब हमें क्या करना है, जहाँ पर बच्चा अटक गया है उसे थोड़ी सी हेल्प करनी है ताकि वो उस स्टेज को पार कर जाए, बाद में फिर वो अपने आप करता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ध्यान रखना, ये एक अस्थायी सहायता है, लगातार हमने उसको टचअप नहीं देना है। एक बार जहां वो अटकता है वहीं पर बस उसकी हेल्प कर देनी है और वो उस स्टेज को क्रॉस कर जाएगा। तो ये कहलाएगी स्कैफोल्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश तब होता है जब किसी व्यवहार को दंडित किया जाता है, यानी बच्चा कोई व्यवहार कर रहा है, हमें उस व्यवहार को रोकना है। यानी कुछ करने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन यह सजा की प्रत्याशा से आच्छादित है। कोई काम करते करते हमें लगता है कि यहाँ पर बच्चा गलत कर रहा है और हमें उसके उस व्यवहार को वहाँ पर रोकना है, तो हम क्या करते हैं, उसको काम करने से मना करते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा निषेध, उस काम करने की मनाही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह समझ आम तौर पर प्रारंभिक शिशु अवस्था के दौरान विकसित होती है कि कोई वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब वह दृष्टि या अन्य इंद्रियों से गायब हो जाती है। इसे कहा जाता है
देखो जब बच्चे को ये चीज़ समझ में आने लग जाती है ना कि जब कोई चीज़ पहले तो वो देखने लगेगा कि क्या उसकी आँखों के सामने क्या-क्या है जो वो देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। उसे लगता है कि ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे वो एक जगह से दूसरी जगह पर गया, फिर वापस आया, तो उसे पता चला कि ये चीज़ें तो अभी भी यहीं पर हैं। फिर धीरे-धीरे वो उन चीज़ों के स्थायी रूप की पहचान करना शुरू कर देता है। तो वो सोचने लगता है, उसे महसूस होने लगता है कि जब वो उस प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह जाता है, तब भी वो चीज़ें वहीं पर रहती हैं। इस भाव को कहते हैं वस्तु स्थायित्व कि बच्चा सीख जाता है कि अगर कोई चीज़ जब उसकी आँखों के सामने नहीं है या उसकी इंद्रियाँ उसे महसूस नहीं कर पा रही हैं, तब भी वो वस्तु वहीं पर एग्ज़िस्ट करती है। हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, वस्तु स्थायित्व। रोहिणी एक मेहनती लड़की है और अपने किराए, भोजन और अन्य ज़रूरतों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने में सक्षम है। इससे पता चलता है कि वह डैश है। देखो जब एक बच्चा अपनी ज़रूरतें अपने आप पूरा करने लग जाता है, तो उसे क्या पता चलता है, इसके बारे में हमें बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वयं लाड प्यार, तो क्या उसे खुद का लाड प्यार महसूस होता है? अरे भाई वो कमाने लग गया है, अपनी ज़रूरतें खुद पूरे करने लग गया तो स्वयं लाड प्यार करेगा। स्व आसक्त, आत्म संतोष, स्व सक्षम। देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर है स्व सक्षम कि बच्चा अब आत्मनिर्भर बन गया है, दूसरे के ऊपर से उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। सुमित्रा पहचानती है कि वह प्रकृति से प्रेम करती है और अशिष्टता से नफरत करती है। यह उसके डैश का हिस्सा है। देखो जब हमारे मन में भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं, तो क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, ये हमारे मन में बनने वाले भावों को हम धारणाएं कहते हैं। आत्मसम्मान, आत्म योग्यता, स्वाभिमान, आत्म अवधारणा, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें हमारा सही उत्तर बनेगा आत्म अवधारणा। ये हमारे मन में उत्पन्न होने वाली धारणाएं हैं जो हम धीरे धीरे ग्रहण करने लग जाते हैं। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। डैश एक कोशिका संरचना के रूप में शुरू होता है और एक शुक्राणु और अंडाणु के मिलने पर बनता है। देखिए देखने में तो लग रहा है जैसे कि साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये साइंस का नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। क्योंकि साइकोलॉजी में बच्चे का विकास कब शुरू होता है, वहीं से साइकोलॉजी शुरू हो जाती है। तो हमारा डायरेक्ट उत्तर मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमारा उत्तर बनता है युग्मज कहलाता है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। कई बार आपको लगा होगा कि अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठाए गए हैं, क्योंकि जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो भी तो अलग अलग जगह से अलग अलग टॉपिक से ही आते हैं। तो उन्हीं की तरह एक मिक्सअप तैयार करने की कोशिश की गई है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे अगले 20 क्वेश्चनों के सेट के साथ। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।